केंद्र की मोदी सरकार ने प्रदेश के 12 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान देने का ऐलान किया है, जिसमें हमारे साथ लखनऊ से नवजीवन रस्तोगी जी हैं, जिनको केंद्र सरकार ने पद्मश्री देने का ऐलान किया है। सर, आप बहुत बहुत मुबारक हो। आपको जो है केंद्र सरकार ने पद्मश्री देने का ऐलान किया है, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। स्वाभाविक है कि अच्छा लगेगा कि यदि आपको पुरस्कार या सम्मान कुछ मिलता है तो स्वाभाविक है कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जी सर, जो आपका जो कार्यक्षेत्र था, जिसमें कश्मीरी शैली में था, अभिनव विचार था, उस पर आप काम कर रहे थे, तो इसके बारे में क्या बताना चाहिए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं चाहता हूं कि देश के लोगों को ये कुछ सुनना चाहिए। हमारे देश में जो बड़े आचार्य हुए हैं, एक तो हमारे देश की परंपरा रही है जिसमें एक से एक बड़े आचार्य हुए हैं और अपने अपने क्षेत्र में। तो उनमें जो आचार्य अभिनव गुप्त हैं, उनका एक बड़ा अन्यतम स्थान है। और जैसे आपने आचार्य शंकर का नाम सुना होगा, तो हम लोग महापुरुषों की तुलना नहीं करते। मेरा कहना है कभी भी टू ग्रेट्स कैन नेवर बी कंपेयर्ड, अदरवाइज दे विल सीज टू बी ग्रेट। सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसलिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये इस दृष्टि से देख सकते हैं कि अभिनव गुप्त एक महान आचार्य थे। और कश्मीर, अभिनव गुप्त के बारे में कुछ कहने के पहले एक बात और कहना चाहूँगा, वो कश्मीर के बारे में, कि मध्यकालीन भारत में जो कश्मीर है, वो कश्मीर पूरे भारत में जो सांस्कृतिक चिंतन हुआ है उस सोच के केंद्र में रहा है। साहित्य, दर्शन, कला, साहित्य, संगीत, व्याकरण, मतलब ज्ञान की किसी भी शाखा या विधा का नाम आप लीजिए, उसमें कश्मीर सबसे आगे। और कश्मीर केवल शैव दर्शनी में नहीं है, बौद्ध मत, कहना चाहिए वैदिक मत, न्याय दर्शन, सांख्य, सारे दर्शनों के क्षेत्र में कश्मीर बहुत आगे रहा है। कश्मीर की उस परंपरा के सारे स्रोतों को इकट्ठा किया जाए तो वो आकर के अभिनव गुप्त में मूर्तिमान होकर के आते हैं और वो कश्मीर की शैव दर्शन परंपरा के प्रतिनिधि आचार्य हैं। ये एक खास बात है। तो इस अर्थ में, और उन्होंने कश्मीर के सौंदर्य चिंतन को, ये भी बात मैं कहना चाहूँगा अपनी बात को पहले करने के लिए, कि देश के अंदर दर्शन के ऊपर तो बहुत विचार हुआ है, साधना पे बहुत विचार होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सौंदर्य के ऊपर, और जिसको हम कहते हैं कि कला शास्त्र, फिलॉसफी ऑफ आर्ट एंड फिलॉसफी ऑफ ब्यूटी, इनके ऊपर भारत के अंदर अन्य दर्शन जो हैं, एक आध को छोड़ दिए छोटा मोटा काम करते हैं, लेकिन सामान्य रूप से कहीं उसकी चर्चा नहीं है। ये जो दर्शन है जो एक और घोर दार्शनिक प्रश्नों से भी जूझता है, दूसरी ओर सामाजिक आचार और सामाजिक न्याय से भी भी प्रश्नों को उठाता है, और उसी के साथ साथ सौंदर्य और कला के प्रश्नों को भी उठाता है, और तीनों को एक जगह सामंजस्य करते हुए वो एक हमारे सामने एक दर्शन देता है। और कश्मीर की, जिसको हम गंगा, मैंने कहना चाहिए कि कश्मीरियत की जो धारा है, उसको बहुत हद तक अभिनव गुप्त का विचार जो है प्रभावित करता है। तो इसलिए अभिनव गुप्त बहुत महत्वपूर्ण है और मैं उसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और मेरे क्षेत्र काम करने का एक महत्व इस भी है कि कश्मीर शैव दर्शन दो तरीके से बढ़ा। एक तो जैसे साधना की परंपरा जो बढ़ी, वो बनारस और कश्मीर के से बढ़ी, लेकिन जिसको हम शास्त्रीय परंपरा या तकनीकी परंपरा या अकादमिक परंपरा कहते हैं, वो लखनऊ से प्रारंभ हुई। और उसको प्रारंभ हमारे गुरु प्रोफेसर कांचन पांडे जी ने उसको यहाँ से प्रारंभ किया, और लखनऊ, मैं उनका शिष्य हूँ और उन्हीं की परंपरा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये आप कह सकते हैं कि ये एक मेरा हम्बल कंट्रीब्यूशन है। एक आप सर, पहले आप यहाँ पर छात्र राजनीति भी रहे, लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे, फिर उसके बाद आप यहीं पर जो है संस्कृत विभाग के प्रोफेसर रहे, फिर वहाँ के विभागाध्यक्ष बने। तो अमूमन लोग जब छात्र राजनीति में होते हैं तो वो राजनीति की तरफ जाते हैं, आप शिक्षा की तरफ प्रोफेसर बने। ऐसा क्या आपके साथ हुआ कि आप राजनीति से
एक प्रोफेसर की तरफ? मैं राजनीति में गया ही नहीं। मैं विशुद्ध छात्र शुरू से था। प्रारंभ से मैं ठीक ठाक छात्र था, पढ़ने में मेरी रुचि थी, पढ़ना चाहता था। और जब मैं विश्वविद्यालय आया हूँ तब मैं इसीलिए आया हूँ कि मैं यहाँ पढ़ सकूँ। तो मुझे कई बार जब मुझे अच्छे अध्यापक मिले तो बहुत अच्छा भी लगा, और जब मुझे अच्छे अध्यापक नहीं मिले तो मुझे बड़ी वो भी लगी कि मैं कहाँ आ गया। लेकिन ये मैं चूँकि छात्र रहा, छात्र राजनीति में भी मैं छात्रों के ही जो सरोकार हैं उनको लेकर के मैं आया हूँ, तो इसलिए मैं राजनीति शब्द का प्रयोग नहीं करता। तो मेरे लिए छात्र आंदोलन जो था वो छात्र जीवन का एक अंग था। आप ही की तरह सर जो इसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, उनके लिए आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे या कुछ संदेश देना चाहेंगे, किस तरह कार्य करें कि आगे बढ़े? जी, मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मैं देखता हूँ कि इस देश के अंदर सामान्य रूप से क्या हो रहा है कि जो हम स्कॉलरशिप या क्रिएट कर रहे हैं, या जो हमारी कहना चाहिए कि जो वो दूसरे दर्जे की स्कॉलरशिप हो रही है। दूसरे दर्जे की इसलिए हो रही है कि हम मौलिक ग्रंथों को नहीं पढ़ते। हम नामने क्या करते हैं कि दूसरे ग्रंथों को, जिसको हम लोग अगर संस्कृत के शब्द इस्तेमाल करें, उच्छिष्ट भोजी, हम जूठन खाते हैं। तो उन्होंने ये काम किया, इसलिए उसको, हमारा ये कहना है कि यदि भारतीय ज्ञान परंपराओं में हमें काम करना है तो हमें मौलिक ग्रंथों पे काम करने की बात करनी पड़ेगी। और मौलिक ग्रंथ मेहनत मांगते हैं, क्योंकि बहुत सी परंपराएं लुप्त हो गई हैं। उन परंपराओं को जीवित करने के लिए आपको काम करना पड़ता है। मेरे गुरु ने वही काम किया, और शायद उनका ही आशीर्वाद है और उनकी प्रेरणा है कि मैं भी वही उसी ढंग से काम करने की चेष्टा कर रहा हूँ कि जो, क्योंकि आप उन शास्त्रों के बीच में जब अर्थ लगता नहीं है, बैठना पड़ता है, एक एक चीज़ लगानी पड़ती है, एक एक लाइन के लिए हम लोग 2-2, 3-3, 4-4 दिन जूझते हैं, तब जाकर के कोई चीज़ जो है वो लगती। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी आपसे मेहनत मांगता है, ये वाली बात है। तो केंद्र सरकार में मोदी जी से या प्रदेश सरकार योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? आपको इतना बड़ा जो पुरस्कार मिल रहा है अवार्ड। मैं तो एक तो उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं समझता हूँ कि ये एक प्रोत्साहन है जो कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के लोगों को, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको दिया है। और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जब वो प्रोत्साहन इस प्रकार का देते हैं, ये यानी मैं समझता हूँ इस प्रकार की बात उनसे कहने वाली कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूँ, जैसे अभी मैं कुछ समय पहले मैंने एक जगह बात कही थी कि मुझे लगता है कि एक बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो लाए हैं तो अपने आप में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। लेकिन बस ये जो है कि इसमें थोड़े से मैं चाहता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपराओं को हम केवल आदर की दृष्टि से ही नहीं देखें, उनके पीछे जो तपस्या छिपी हुई है हम उसको भी उससे भी प्रेरणा लें कि किस प्रकार से उस तपस्या को करते हुए हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये थे हमारे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की। लखनऊ से भारत 24 के लिए असद।